ठीक है गाइस, अब तक हम पोइट्री में कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में पढ़ा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि पोइट्री इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है पोइट्री का। पोइट्री अगर आपकी कमांड पोइट्री पर भली भांति है तो निश्चित तौर पर आप 21 नंबर में से 18 नंबर ला सकते हैं। राइटिंग इम्प्रेशन, राइटिंग स्किल आपका सही है तो आप 21 में 21 नंबर भी ला सकते हैं। जैसे मैथ का होता है सब्जेक्ट, वैसे पोइट्री में जो है नंबर मिलता है। पंक्चुएशन पर ध्यान देना होता है, यह बात गौर कीजिएगा। अब तक हम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में 2 स्टैंजा पढ़ा दिए हैं, जहां पहला स्टैंजा था हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यह क्लियर हो गया। दूसरा था whose passions not his masters are, था ना। हमारे कहने का ऐसा है बेटा कि आपने पहला स्टैंजा दूसरा स्टैंजा को भली भांति आप समझ गए। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, था ना। तो हमारे कहने का आशय, अब आप इसी क्रम में तीसरे स्टैंजा के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो तीसरा स्टैंजा मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, बाकायदे आप लोग देखते रहिएगा। थर्ड स्टैंजा है, जहां से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। Who had his life from rumors freed, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, semicolon। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet, whose state can neither whose states can neither whose state can neither flatterers feet, whose state can neither flatterers 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 feet nor ruin, whose state can neither flatterers feet nor ruin make oppressors great।
nor when make operations great. यह थर्ड स्टैंजा है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अब तक का यह तीसरा स्टैंजा। इसके कंपोजर हैं सर हेनरी वाटन। ये बराबर ध्यान देते रहिएगा। आप केवल मेरा कोऑपरेट कीजिए। निश्चित तौर पर हमारा मिशन जो है 21 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड मैं कर चुका हूँ। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर आप अपने पॉकेट में भर लिए हैं। आई मीन 4 नंबर आप लोग चुरा लिए हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केवल हमारा नोट्स जो हाईलाइट्स लिखवाए थे जाते जाते इस पर एक नजर गौर फरमाइएगा। परिभाषा का आइडिया बता चुके हैं। कंपोज बाय सर हेनरी वाटन। एक बात जानते हैं, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या कोई लिटरेचर, हिंदी साहित्य, साहित्य कोई हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लगातार आप अभ्यास करते रहें। आधा घंटा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ें। 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ें। जितना ध्यान मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर आप देते हैं, अगर उतना ध्यान इंग्लिश और हिंदी पर देना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर आप 85 मैक्सिमम या 80 नंबर आप लाने की क्षमता तो रखेंगे ही। आइए स्टैंजा नंबर 3 क्या है। Who hath his life from Rama's fate, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter us feet, nor rain make oppressors great. That's clear. थर्ड स्टैंजा यही है। फर्स्ट स्टैंजा हो गया, सेकेंड हो गया। अब डिफिकल्ट मीनिंग पर हम लोग गौर करते हैं। हु माने जो। अभी हम बता देना चाहते हैं, कल हम बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन, बल्कि हम 4 भी बनाए थे। अगर आप लोग अपने पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें हम चार्ट बनवाए थे, बताए थे बेटा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सिंथेसिस के दौरान, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है 3 प्रकार के क्लॉज से मिलकर बना होता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। हम नोट करवाए थे कल, आज हम क्यों बता रहे हैं। तो उसमें बताए थे नाउन क्लॉज जो 5 प्रकार का कार्य करता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट टू ए प्रीपोजिशन और गवर्नेड बाय प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। ये 5 आपका पार्ट या 5 तरह का कार्य कौन करता है, नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज जो था वह रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव वर्ब से मिलकर बना होता है। आप लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे फिर, सर टाइम पास कर रहे हैं, ये बताने का यहाँ पर क्या आवश्यकता थी। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो हम नोट करवाए थे कल, हु, हुज, हुम, विच, दैट, यह रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत था। जब एडजेक्टिव क्लॉज का चार्ट बनाए थे तो गौर किए होंगे आप लोग। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु भी था, हुज भी था, हुम भी था और विच भी था और दैट भी था। जैसे हम कहते हैं 2 सेंटेंस दे दिए, हम 2 सेंटेंस दे रहे हैं, कहने का आशय यह है कि रवि, सपोज दैट। अब हु का प्रयोग हम कैसे करेंगे, रवि इज माई फ्रेंड, he passed in the exam with good marks। अब गौर कीजिएगा,
रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा मित्र है। ही पास्ड इन द एग्जाम विथ गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स से परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। हम नहीं कर रहे हैं कि इसको हम सिंपल बदलें, भाई हमारा टॉपिक थोड़ा ये सिंथेसिस। हम नहीं कर रहे हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स में बदलें, हमारा टॉपिक थोड़ा ये सिंथेसिस। हम नहीं कर रहे हैं इसको हम बदलें कंपाउंड सेंटेंस में, बिकॉज हमारा टॉपिक्स सिंथेसिस नहीं है। लेकिन हाँ, टू द पॉइंट हम कह सकते हैं सर अगर इसको हु लगाकर जोड़ना हो तो, इतना तो आप कह सकते हैं, इतना तो आप कह सकते हैं। सर केवल आप हु लगाकर जोड़ने का प्रयास कीजिए तो मैं कहूंगा रवि हु इज माई फ्रेंड पास्ड इन द एग्जाम विथ गुड मार्क्स। रवि who is my friend, passed in the exam with good marks। आई बात समझ में? रवि जो मेरा मित्र है अच्छे मार्क्स से परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अब सोचिए, अब इतना मैटर लाने का हम केवल हु से संबंध रख रहे हैं बाबू। हु माने जो, रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लास का जो उच्चारण होता है ज से होता है। क्लियर है? हु माने कौन भी होता है, हु माने जो भी होता है। अब ध्यान देना बाबू, डिफिकल्ट मीनिंग हम समझा रहे हैं। हु माने यहाँ पर जो से मतलब है, क्योंकि हु माने आप कौन भी होता है, कैसे हु माने कौन होता है। अब जो क्यों बता रहे हैं, तो हम बता दिए कि यह पोइट्री है। पोइट्री में भाव पक्ष पर बल दिया जाता है। हु मतलब जो, यहाँ हु मतलब जो, अर्थात हैप्पी मैन, हैप्पी मैन। इसके बारे में बात करना चाह रहे, जैसे रवि के बारे में बात कर रहे थे तो वैसे ही हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की भांति इसका इस्तेमाल हुआ है। हैथ माने क्या होता है? रखना। पहले हैथ ही हुआ करता था। राम के पास एक गाय है, राम हैथ काऊ। राम के पास एक घोड़ा है, राम हैथ हार्स। अब हम क्या कहते हैं? राम हैज अ काऊ, राम हैज अ हार्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हैथ माने हैज, हैथ माने हैज अर्थात रखना। क्या? रखना। हिज माने मालूम है, लाइफ माने मालूम है, फ्रॉम माने मालूम है। एक नई बात आ गई, रेमर्स। रेमर्स क्या होता है? RUMOURS, रेमर्स। ये रेमर्स क्या होता है? यह इसके माने होता है अनसर्टेन एंड डाउटफुल गॉसिप। अनसर्टेन एंड डाउटफुल गॉसिप। अफवाह। What is the real meaning of these phrases? Uncertain and doubtful gossip means क्या? अफवाह। क्या? अफवाह। नहीं कहते अफवाहें उड़ती हैं, उड़ने दो, हमसे उससे लेना देना नहीं है। अब हुज माने बताए दिए, जिसका, जिसकी, जिसके, यह भी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाला है। कॉन्साइंस। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मीन्स क्या होता है? इनर साउंड। इनर साउंड या इनर वॉइस, आत्मा की आवाज। आत्मा की आवाज। आपको हम बताए थे साउल जब आया था, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। कल के सेकेंड स्टैंजा का सेकेंड लाइन बताया था ना कि हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। जिसकी आत्मा मरने को तैयार रहती है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता है। ही नेवर
एफर्ट्स ऑफ डेथ। इनर वॉइस, आत्मा की आवाज। केवल आप शब्दार्थ को अगर आप इसमें पुट कर देंगे, आप इसका भावार्थ भली भांति कर सकते हैं, बशर्ते आपको मीनिंग आनी चाहिए। अब है रिट्रीट। क्या है रिट्रीट? रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स गौर करना होगा, उसे हम कहते हैं शरण। क्या कहते हैं? शरण। थीम ऑफ रिफ्यूजी, प्लेस ऑफ रिफ्यूजी। तो रिट्रीट माने क्या होता है? शरणास्थल। कैमरा बिल्कुल, आवाज। प्लेस ऑफ रिफ्यूजी। प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, इसे हम कहते हैं शरण स्थल। शरण स्थल। मुझे अपने शरण में ले लो राम, ले लो राम। गाना सुने होंगे आप लोग। एक भक्त जो है गुहार लगाता है भगवान के प्रति। तो मगर यहाँ पर हैप्पी मैन का सबसे बड़ा शरणास्थल क्या है? प्लेस ऑफ रिफ्यूजी क्या है? उसका कॉन्साइंस, इनर वॉइस है। स्टेट मालूम है, नादर न तो फ्लैटरस, ये पढ़े होंगे। नाइदर नार, आइदर आर, अदर वाइज। कंपाउंड सेंटेंस में अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। नाइदर नार, आइदर आर, अदरवाइज, आर या नार, ये सभी कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। मजा आएगा जब मैं सेकेंड पे पढ़ाऊंगा। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, हम तो बता ही दिया सब कैसे कैसे पेपर आता है। जब हम पढ़ाएंगे तब आनंद आएगा। रिट्रीट माने क्या? प्लेस ऑफ रिफ्यूज, फ्लैटरस। FLATTERERS, फ्लैटरस। फ्लैटरस का मतलब ए पर्सन हु प्रेजेज या हु एडमायर्स, एक ही बात होता है। ए पर्सन हु एडमायर्स टू अदर्स फॉर सेल्फ इन्वॉल्व्ड, फॉर सेल्फ इन्वॉल्व्ड। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्लेन में। ए पर्सन हु एडमायर्स टू अदर्स फॉर सेल्फ इन्वॉल्व्ड, ऐसा व्यक्ति जो निजी कारणवश किसी की चापलूसी करता हो, किसी की तारीफ करता हो। नहीं देखते हैं, अगर आपका एक ऐसा मित्र हो जो चापलूसी करने वाला हो, आप लोग पढ़े होंगे विलियम शेक्सपियर का हाई स्कूल में क्लास 9th में फेथफुल फ्रेंड। फेथफुल फ्रेंड पढ़े हैं ना? तो फेथफुल फ्रेंड में था ना कि चापलूस तो खोजने पर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो ट्रू फ्रेंड होता है वह लाखों में, हजारों में शायद एक मिलता हो। अरे चापलूस करने वाले तो बहुत मिलेंगे, जब तक आपके जो है झोली में पैसा है, रुपया है, एक से बढ़कर एक मित्र मिल जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो असल में मित्र होते हैं वह सोना चांदी गहना रुपया शान शौकत से नहीं मिलते हैं। वो आपकी दिल की फीलिंग्स को, आपके इनर सॉल को जानने वाले एक व्यक्ति होते हैं, कंपेनियन होते हैं, एक साथी होते हैं। फ्लैटरस, ए पर्सन हु एडमायर्स टू अदर्स फॉर सेल्फ इन्वॉल्व्ड, चापलूसी करने वाले इंसान। चापलूसी, चापलूसी का हम किए हैं एक्सप्लेन। चापलूसी, चापलूसों, फ्लैटर में चापलूसों से कह सकते हैं हम। चापलूसों, चापलूस का मतलब
जो निजी स्वार्थ, सेल्फ इन्वॉल्व्ड, निजी स्वार्थ हेतु दूसरों की तारीफ करते हो। आदमी कर ले भैया, अरे यह तो उसका चमचा है। चमचा का नाम सुने हो? चमचा मीन्स क्या? चापलूसी करने वाला ही चमचा कहलाता है। देखते हैं प्रधान जी साथ साथ रहेंगे, 2-4 चमचा पीछे लग जाएंगे, विधायक जी रहेंगे 5-6 चमचा लग जाएंगे, निस्वार्थ के लिए कि प्रधान जी, विधायक जी हमारा कम हुआ, वो काम कर देंगे। प्रधान जी कहाँ गए, विधायक जी कहाँ गए। तो ए पर्सन हु एडमायर्स टू अदर्स फॉर सेल्फ इन्वॉल्व्ड, ऐसे लोगों को हम चापलूस कहते हैं। रुइन माने क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय, RUIN। रुइन मीन्स क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने का विनाश। क्या होता है? विनाश। मेक माने बनाता है। ऑपरेशर्स माने क्या होता है? अत्याचारी। हो गया इतना? ऑपरेशर्स माने क्या होता है? वन हु टार्चर्स, TORTURES, वन हु टार्चर्स अदर्स, वन हु टार्चर्स अदर्स, दूसरों को सताने वाला, टार्चर जो करता है, सताता जो है, प्रताड़ित करने वाला। शुभ नाम क्या होगा? प्रताड़ित करना, दूसरों को प्रताड़ित करने वाला। क्लियर है? दूसरों को